दोस्तों, तो आज हम यूपीटेट की परीक्षा का जो प्रथम पेपर रहा प्राइमरी स्तर का, उसकी व्याख्या करेंगे और उसकी सही जानकारी, कौन से सही सवाल रहे हैं या किस सवाल का कौन सा जवाब सही है, उसकी चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। एकदम पहले से और अंतिम सवाल तक पूरे 150 सवालों को हम एक साथ हल करेंगे। तो देखिए, पहला सवाल है, बाल विकास से मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया था? तो इसका जवाब है मैकडूगल ने। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन पूरी तरह से डम्बिल का है, इसमें कोई शक नहीं है। अब निम्नलिखित में से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? तो इसका जवाब है गाल्टन। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं। 12 से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? तो इसका सही जवाब है साधारण मानसिक योग्यता। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन में किया था। ब्लूप्रिंट में महत्वपूर्ण घटक किसका है? तो अब इसको समझ लीजिए कि यह है आपका परीक्षण निर्माण के लिए, यह मूल घटक है इसका। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में से किसने दिया था? तो ये सही जवाब इसका है जीन पियाजे। MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? तो इसका सही जवाब है व्यक्तित्व के मापन में किया जाता है। अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? तो निश्चित तौर पर इसका सही जवाब है अभिप्रेरणा सबसे ज़्यादा जरूरी है अधिगम के लिए। अब आते हैं आगे, शैशव काल का समय है, इसमें शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष तक होती है और इस स्थिति से जन्म से 6 वर्ष तक शैशव काल का समय हुआ। लेकिन जो अगर सीटेट के अध्ययन के अनुसार देखें तो इसे जन्म से 2 वर्ष तक माना जाता है, यानी कि हम इसे भी पहली स्थिति में जन्म से 2 वर्ष की स्थिति सही मानी जाएगी। लेकिन दूसरी स्थिति में जो अगर इसको गलत करता है तो ये सही माना जाएगा। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो कोहलर सीधे तौर पर अधिगम के सिद्धांत से संबंधित हैं। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है, तो ये पहले सवाल से ही संबंधित था। ये 14 प्रवृत्तियां कोहलर ने दिखाई हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है, किसके शिक्षण के लिए किया जाता है? तो ये सृजनात्मकता के लिए मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है। सृजनात्मकता के लिए निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था, अर्थात कुत्ते को किसने विषय बनाया था अपने रिसर्च का? तो वो कोहलर थे, पावलव थे, सॉरी, कुत्ता पावलव का विषय था। मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके लिए किसके घटक हैं? तो इसका सही जवाब है सृजनात्मकता के।
यह भी कोहलर अपने प्रयोग से सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। ये दूसरा सवाल सही है जवाब। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। किसने पाठ्य योजना की पंचपद प्रणाली को प्रतिपादित किया था? तो इसका जवाब है हर्बर्ट स्पेंसर। निम्नलिखित ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की थी? तो ये क्रेस्मर ने की थी। अब हम चलते हैं अगले सवालों की तरफ। सवाल नंबर 19 है। सवाल नंबर 19, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन है क्रो एंड क्रो का, इसमें कोई शक नहीं है। क्रो एंड क्रो BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है तो अनुकरण और प्रबलन के अनुसार वो अनुकरण करते हैं और फिर उन्हें प्रबलन की प्राप्ति होती है, तो वो भाषा उतनी तेज गति से या उसी अच्छी ढंग से विकसित होती है। युयुत्सा है तो यह जो युयुत्सा है यह मूल प्रवृत्ति है। अब हम आते हैं अगले सवाल की तरफ। तो यह है आपका बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। तो ये तत्व हैं सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। उसका सामाजिक परिवेश ही उसके विकास को प्रभावित करता है। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? तो अनियमित विकास का नियम नहीं बल्कि द्रुतगामी विकास का नियम है। अब आगे बढ़ते हैं 24वें सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो विकास के सिद्धांत की चर्चा यदि करेंगे कि नहीं है तो अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत जो है वो विकास का सिद्धांत नहीं है, क्योंकि यह अधिगम का सिद्धांत है। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ये कथन है हर्लॉक का। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहा जाता है तो हम इसे प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करते हैं तो सीखने में प्रयास व भूल का सिद्धांत जो है वो प्रयत्न और भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक का है। अब आते हैं हम अगले सवाल की तरफ। तो औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि हमेशा 90 से 100 या उससे थोड़ी सी ऊपर होती है, यानी कि 109। निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? तो इसमें कोई शंका नहीं, कैटल थे। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन स्किनर ने किया था बिना किसी हिचक के। ये सही है। तो अब ये रहा आपका मनोविज्ञान का। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने लैंग्वेज के सवालों को लेकर के, भाषाई सवाल, जिसमें पहली भाषा सबकी लगभग हिंदी होगी। उसमें हम देखेंगे निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो दूसरे नंबर पर अनुग्रह से अनुग्रहित होता है, तो ये है आपका दूसरे नंबर का सही है। निम्न में से शुद्ध शब्द हैं तो ये पिता से पैतृक होता है, तो ये पहला जवाब सही है आपका। स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो इचु ऐसा नाम तालु, तो यह इस स को हम तालु से उच्चारित करते हैं। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है तो अति धन अंत होता है, अर्थात उपसर्ग आगे लगता है तो अति आपका ये उपसर्ग है। उपत्यका का अर्थ होता है घाटी जो पर्वतों के निचले हिस्से में पाई जाती है, तो ये पर्वत के पास की भूमि
को हम उपत्यका कहेंगे। इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है, तो उसके लिए मॉरिशस प्रसिद्ध है, जहाँ खासतौर से भोजपुरी वहाँ की राष्ट्रभाषा है। सूर सागर की रचना सूरदास ने किया है और यह ब्रज भाषा में लिखी गई है। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वीरों का कैसा हो बसंत, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, जो लगभग 9वीं या 10वीं में इस समय चल रही है। अब अगला सवाल है हमारे पास, क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? तो ये क्षेत्रीय जो है गुणवाचक विशेषण को दर्शाने वाला शब्द है, तो ये दूसरा सही है। चौराहा शब्द में समास है, चूंकि यह संख्यावाचक शब्द आया हुआ है तो द्विगु समास होगा। निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है आशु भाषण। आशु भाषण का मतलब होता है तुरंत बिना किसी सोचे समझे जो भी किसी भी तथ्य की चर्चा हो रही है तो बिना कुछ पढ़े लिखे अपने दिमाग से उत्पन्न करके उसे बोलना, आशु भाषण अर्थात तुरंत बनाई गई बात को कहना, जैसे आशु कविता होती है। अब हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या जो है वो है 18। सामाजिक शब्द की में मूल शब्द और प्रत्यय है, तो सामाजिक शब्द में मूल शब्द समाज है और प्रत्यय है इक, सामाजिक। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम अखिलेश है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 12 बरिसले कुकुर जीवे, 13 बरिसले जिए सियार, आज 16 बरिसले क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। ये जगनिक आल्हा खंड की पंक्तियां हैं, तो अब इसका यह जगनिक वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। आगे देखते हैं। आगे जो है वह गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश को आप पढ़ लें। आदिम आर्य घुमक्कड़ी थे, यहाँ से वहाँ घूमते रहते थे, घूमते भटकते ही वे भारत पहुँचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने न धारण किया होता, यदि वे एक ही स्थान पर रहे होते तो आज भारत में उनके वंशज नहीं होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, भगवान महावीर स्वामी भी घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के बस का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई, 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे, अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा, चरत भिक्षवे चारिक हे भिक्षुओं, घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। श्रवण महावीर ने स्वच्छंद विचरण करने के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग दिया, दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग किया, जीवन पर्यंत घूमते रहे, मानव के कल्याण के लिए, मानव के राह प्रदर्शन के लिए। और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्रिकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा और सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। तो अब आते हैं, यह लेख है इंटर की जो गद्य गरिमा है, उसमें जो महापंडित राहुल सांकृत्यायन की एक रचना है अर्थात तो घुमक्कड़ जिज्ञासा, उसी का एक हिस्सा है जिसमें उन्होंने घुमक्कड़ी की चर्चा किया हुआ है। तो अब हम इससे संबंधित सवालों की चर्चा करेंगे कि क्या क्या इसमें सही है और क्या गलत है। तो आइए बात करते हैं। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो सीधे तौर पर अक्कड़ प्रत्यय लगा है घूम में। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वैशाली में, जैसा कि गद्यांश में दिया गया है। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? तो स्वधन छंद, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था गद्यांश के अनुसार 35 वर्ष दी गई है। श्रुति धर्म का अर्थ होता है वैदिक धर्म। श्रुति माने वेद होते हैं और श्रुति से संबंधित धर्म वैदिक धर्म। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवालों पर।
ङ का उच्चारण अर्थात क वर्ग का अंतिम वर्ण जो पंचमाक्षर है, तो पंचमाक्षर जितने भी होते हैं नासिका से उच्चारित होते हैं। नासिक के होगा 4 गज मलमल। यह जो है परिमाण बताने की चर्चा हो रही है यहाँ मलमल की, तो यहाँ परिमाण बोधक विशेषण होगा। समास का विलोम व्यास होता है। सुन्न का तत्सम रूप है, अर्थात सुन्न जो है देशज भाषा का रूप है और इसका तत्सम अर्थात संस्कृत निष्ठ, जैसे सुन्ना सुन्ना कहते हैं तो शून्य को ही सुन्ना कहते हैं देशज में, तो इसका तत्सम शून्य होगा। अब आगे आँख की किरकिरी होना, इसकी चर्चा हम आगे देखते हैं। ऊपर कर लीजिए पहले। तो आँख की किरकिरी होने का अर्थ क्या है? आँख की किरकिरी होती है तो आँखों में किरकिरी होना, वो किरकिरी हमेशा अप्रिय होती है, इसलिए ये दूसरा सही होगा। अकाल का पर्यायवाची दुर्भिक्ष, जहाँ भिक्षा न मिल पाए। अकाल जब पड़ता है तो अपने को ही खाने को नहीं रहता, दूसरे को भिक्षा क्या देंगे, तो दुर्भिक्ष हो जाएगा इसका। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है? तो मिश्र वाक्य संयोजक से जुड़े हुए होते हैं। अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, एक दूसरे पर जुड़े, एक दूसरे पर आधारित होते हैं, तो ये चौथा सही है। जिसकी पूर्व में कोई आशा न हो वह अप्रत्याशित होता। अप्रत्याशित मतलब अचानक की हुई कोई चीज अचानक, तो यह अप्रत्याशित होगा। मुझसे उठा नहीं गया, वाक्य में वाच्य है तो यह कर्तृवाच्य है न कर्मवाच्य है, बल्कि भाववाच्य है, ये समझ लीजिए। ये चौथा ऑप्शन इसका सही है। और निधन कपट होता है, निष्कपट, ये व्यंजन संधि है। तो ये आपके हो गए हिंदी के भाग। अब बढ़ते हैं हम अगले सवालों की तरफ, जो कि आपका दूसरा भाग होगा। संस्कृत विषय को हम हल करेंगे। 79 की संस्कृत संख्या नहीं है, तो 79 की संस्कृत संख्या नहीं। 79 का मतलब 80 से एक कम। 79 अर्थात 80 से कम। 9 अर्थात 70 से 9 अधिक। 1 अर्थात 70 में एक कम, जबकि हम 79 की चर्चा कर रहे हैं, तो यही आपका सही है। दिन भर में पाठ पढ़ जाला, इस वाक्य का अनुवाद होगा, तो ये होगा दिनेन पाठः पठितः। उपकृष्णम में कौन सा समास है? तो उपसर्ग आया हुआ है, अव्ययी भाव समास होगा। इसके लिए बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़िए, अगले सवाल हैं 32 के लिए संस्कृत शब्द है, तो 32 है द्वात्रिंशत्। चौथा ऑप्शन आपका सही है। पति शब्द का सप्तमी एक वचन रूप होगा, तो ये पत्यव हो जाएगा। पति का रूप मति की तरह नहीं चलता, उससे अलग की तरह चलता। पति का अपने तरह से एक अलग रूप चलता है, उसको आप जाकर देखें किताबें में, पता होगा। संस्कृत साहित्य में किस कवि की रचना को विद्वद औषधम कहा गया है? तो ये श्रीहर्ष की रचना है, विद्वत औषधम जिसे कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। गद्य खंड दिया हुआ है, उसको ध्यान से देंगे। यहाँ चर्चा हो रही है कि लक्ष्मी एक बार आती हैं, पार्वती से कुछ कहती हैं, कहती हैं कि तुम अपने पति का नाम बताओ, तो वो बताती हैं और उनके पति के नामों को अलग अलग तोड़ करके वो अलग अलग अर्थ भी बताती हैं और कुछ विशेष प्रकार के अर्थ निकालती हैं। तो उसी से संबंधित यह गद्य खंड है। शिव पद से अन्यार्थ का, शिव पद का एक दूसरा अर्थ क्या है तो उन्होंने बताया है, उसमें आप जब पढ़ेंगे तो वो श्रृंगालह दिया हुआ है। गद्य खंडे कया प्रश्न पृच्छते, तो गद्य खंड में किसके द्वारा प्रश्न पूछा जाता है? तो लक्ष्म्या। कयो संलाप सर्वेशाम मंगलाय भवतु, तो किसके संलाप सबके लिए मंगलकारी होते हैं? तो ये जो लक्ष्मी और पार्वती का संलाप हो रहा है वो सबके लिए मंगलकारी हैं। इनमें से कौन प्रत्याहार नहीं है? तो इसमें ल प्रत्याहार नहीं है। अब आगे आते हैं। ऐसा मैं मानता हूं का अनुवाद होगा अहम एवं मन्ने, यही इसका सही उत्तर है। पहला
मैं बाजार जाता हूँ तो इसका कर्मवाच्य बताना है आपको। मैं बाजार जाता हूँ, अहम आपणम गच्छामि, ये तो कर्तृवाच्य हो जाएगा। जब हम इसका बनाएंगे तो अहम का मह्यम हो जाता है। अहम कर्मवाच्य, मया, मया तृतीया में बदलेंगे कर्ता को तो अहम का मया हो जाएगा। तो ये मया आपणम गच्छते, यही एक ऑप्शन है। पच धातु का कत प्रत्यय लगा करके रूप बनेगा पक्व। अब 95 संख्या है तो 5 90 में जोड़ दीजिए, 95 हो गया। इसका पहला ऑप्शन ही सही है। अब आइए अगले सवाल की तरफ। अव्यय शब्द समूह है, तो अव्यय शब्दों की चर्चा यहाँ करनी है। अत्र तत्र तो अव्यय है, लेकिन तस्य जो है वह सर्वनाम है। साते यूयम, यह सब सर्वनाम के तहत। नमः सह ज्येष्ठ, तो नमः भी यह अव्यय नहीं है, इसलिए चौथा बचता है आपका, यही ऑप्शन सही है। अट प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण स्वर और ये जो अंतस्थ व्यंजन के साथ एक उष्म व्यंजन दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन सही है। कारक में यदि प्रकृति क्री है तो प्रत्यय णउल होता है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण होता है, तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण जिसमें अव्यय दिया हो तो अव्यय अधि अधिहरि में जुड़ा हुआ है, तो ये आपका ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन चतुर्विंशति साहस्री संहिता के नाम से ख्यात है, अर्थात किसमें 24,000 श्लोक हैं, तो वो रामायण है, दूसरा ऑप्शन सही है। इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन है, तो संयुक्त व्यंजन ज्य होता है, अंतिम वर्ण आपका व्यंजन का, जो जिसमें ज और य दोनों जुड़े होते हैं। शिशु मोदकाय रोदिति उदाहरण है, तो ये ताधर्थे चतुर्थी वाच्या का उदाहरण है। उच्चय उदाहरण है अलिंग का। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। उष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार है, उष्म वर्ण अर्थात स स स ह, तो सल जो है उसमें आ जाएगा। पठानी रूप है, तो पठानी रूप जो है यह न लट लकार का है, न लिंग लकार, न लंग लकार का है, ना तो लिट लकार का है, ये सीधे तौर पर। और लिंग लकार में सभी धातु रूपों में एक ही मात्रा आती है, तो इसमें एक ही मात्रा है ही नहीं, तो ये पठ धातु लोट लकार का हो गया। छ मिलकर बना हुआ है, क और मूर्धन्य स से मिलकर के बनता है। बाह्य प्रयत्नों की संख्या हमेशा अंत प्रयत्नों की संख्या 5 और बाह्य की 11 होती है, तो ये आपका चौथा ऑप्शन सही है। अब आगे बढ़ते हैं हम बचे हुए सवालों को लेकर के। तो अगला सवाल कह रहा है कि मनोरथ जो है वह किस संधि का उदाहरण है, तो मनोरथ मनाधन रथ विसर्ग संधि है। दान के कर्म के द्वारा कर्ता को संतुष्ट करने वाला संप्रदान कारक का सूत्र है कर्मणायम अभिप्रैति स संप्रदानम, अर्थात अपने कर्म के द्वारा जो दूसरों को संतुष्ट करे वही संप्रदान है। अंतस्थ वर्ण है, तो अंतस्थ वर्ण क्या है, जो यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, यह वरल। अब आगे बढ़ते हैं। मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, इसका संस्कृत में अनुवाद क्या होगा, तो ये मह्यम संस्कृतम रोचते होगा इसका सही अनुवाद, चौथा ऑप्शन सही है। ये आपका अंतिम चौथा ऑप्शन सही है। अब आते हैं हम अपने अगले सवालों की तरफ। अब ये संस्कृत का भी खत्म हो गया, गणित के सवालों को देख लें। यदि ये 10 के पावर 3 x बराबर 1
2 5 यानी 125 दिया है, तो 10 के पावर माइनस 2x का मान होगा। तो जो अगर 3 पावर पर 125 हो रहा है तो 2 पावर पर 25 होना चाहिए, लेकिन माइनस पावर दिया है तो उसका उल्टा हो जाएगा, 1/25। अर्थात इसमें आपका ये तीसरा ऑप्शन सही है। इतने को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल शेष बचता है, भाग दीजिए। भागफल इतना तथा शेषफल इतना प्राप्त होता है तो भाजक होगा। अंतिम में भाजक आपको ये सवाल लगाया हुआ है, 96 सही होगा, चौथा ऑप्शन सही इसका। अब आइए अगले सवालों पर। तो देखते हैं कि 50 से छोटे धन पूर्णांकों में अभिष्ट अभाज्यों की संख्या है। तो जो अगर ये गिनेंगे 2 3 5 7 11 13 17 14 17 19 इत्यादि, जब 50 तक जब देखेंगे अभाज्य संख्याओं की संख्या, तो गिनने पर 15 आ रही हैं। आप इसको गिन करके जो अगर अभाज्य संख्या निकालना आता है तो आप गिन सकते हैं 15। दो संख्याओं में बड़ी संख्या का दुगुना, छोटी संख्या के 5 गुने से 3, ज्यादा तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है, वे संख्याएं होंगी। तो वो संख्याएं क्रमशः 4, 14 और 5 होंगी। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसमें सवाल दिया हुआ है, एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है। तो निश्चित तौर पर जब ये लंबाई को दूना करेंगे तो चौड़ाई को आधा करना पड़ेगा, जबकि क्षेत्रफल समान रखना है, तो उस स्थिति में वो 8 का आधा 4 हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन सही होगा। इसको निकालेंगे तो महत्तम समापवर्तक निकालने का मतलब होता है जब बटे में दी गई संख्याएं हो, अर्थात जब भिन्न हो, तो मौसा निकालने के लिए ऊपर का मौसा नीचे का लौसा निकालते हैं, और जब लौसा कहता है तो ऊपर का लौसा नीचे का मौसा निकालते हैं। तो उस स्थिति में जो अगर आप निकालेंगे तो आपको दूसरा ऑप्शन सही मिलेगा, 7/330। अब ये दूसरा दिया हुआ है, 7 धन 2 करणी में 10 का वर्गमूल जब आप निकालेंगे तो ये करणी में 2 धन करणी में 5, इसका वर्गमूल निकलेगा, ये इसी का वर्ग किए हुए करेंगे तो आपको ये मिलेगा। एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है। यदि त्रिभुज की एक भुजा 4/3, तो ये जान जाइए समबाहु त्रिभुज है तो एक भुजा उभयनिष्ठ है, यानी कि सभी भुजाएं बराबर हैं। तो जो त्रिभुज की भुजा है वही चतुर्भुज की भी भुजा है, यानी कि 4/3। कह रहा है कि इस आकृति का परिमाप, तो परिमाप जब आप बनाएंगे तो ये 3 भुजाएं इसकी हो जाएंगी और 2 भुजाएं इसकी, यानी कि 5 भुजाएं। तो 5 से गुणा करेंगे आपको मिलेगा 6 सही 2/3 मीटर। इसका सही आंसर दूसरा। अब आते हैं हम अगले सवाल की तरफ। सवाल दिया है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 99 से विभाजित होती है। तो यदि इसकी चर्चा करेंगे तो आपको ये 1,14,345 वाला ऑप्शन सही होगा, जो 9 से भी कटता है और 11 से भी कटता है, इसलिए 99 से भी कटेगा। पाई हमेशा अपरिमेय संख्या है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 हिस्सा है तो लाभ या हानि प्रतिशत। अब ध्यान दीजिए, क्रय मूल्य का मतलब खरीद वाला मूल्य और विक्रय मूल्य का मतलब बेचने वाला, यानी कि 2 रुपए में खरीदी गई थी और 3 क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है, यानी कि 2 रुपए में बेची गई और 3 रुपए में खरीदी गई थी, यानी कि 1/3 हिस्सा नुकसान हो गया, यानी कि 33.133% का नुकसान हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। अब आगे आइए, आपके पास ये 2 सवाल नीचे बचते हैं। कह रहा है कि 12 10 12 को 12 से भाग देने पर शेषफल होगा। तो जो अगर 12 से भाग देंगे इसमें तो इसमें 4 शेषफल बचेगा। सामान्य भाग का सवाल है, आप इसे आसानी से कॉपी पर हल कर सकते हैं। इतने इतने के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना होता है तो हम सीधे इकाई के अंकों को ही पता करते चलते हैं। तो 8 छके 48 को 8 इकाई पर आएगा। अब इस 8 का इस 9 वाली इकाई से गुणा करेंगे तो 9 8 72 और 2 बचा यानी इकाई पर। अब इसमें भी इकाई पर 2 है तो 2 दूना के 4,
यानी कि ये तीसरा ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं हम अगले सवालों की तरफ। सवाल नंबर 104। आइए, दिए गए आंकड़ों में माध्य यदि 4.5 है तो उसका माध्यक क्या होगा? तो याद रखिए इसका माध्यक भी 4.5 ही होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसमें सांख्यिकी में विवरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय जाता है आर.ए. फिशर को। अब अगले सवाल की ओर बढ़िए। कह रहा है कि एक त्रिभुज दिया है एबीसी जिसके मध्य बिंदु क्रमशः डी ई एफ हैं, तो ज्ञात कीजिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो याद रखिए जब कोई भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो एक और त्रिभुज बनता है, और वह त्रिभुज इस पहले त्रिभुज को 4 समान भागों में बांटने का काम करता है। तो इस हिसाब से त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब चलिए अगले सवाल 107 नंबर पर आते हैं। यहाँ यदि किसी दिए गए आंकड़े का समांतर माध्य ए, ज्यामितीय माध्य जी तथा हरात्मक माध्य एच हो तो वहां ऐसी स्थिति देखने के लिए मिलेगी ए इज ग्रेटर देन या इक्वल टू जी इज ग्रेटर देन या इक्वल टू एच, यानी कि ऑप्शन 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका सही होगा। ये दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 और 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर। तो एक ऐसी संख्या ढूंढिए जिनको गुणा करने पर 36 मिलता है और दोनों के बीच का अंतर 5 हो। तो ऐसी स्थिति में 9 और 4 संख्या होगी, और उनके व्युत्क्रम का अंतर जब हम निकालेंगे तो 1/4 और 1/9 दोनों को जोड़ेंगे तो 9/4 व्युत्क्रम का अंतर निकालेंगे तो उस स्थिति में आपको 5/36 मिलेगा। 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितज्ञ प्रतिभावान कौन थे? तो 20वीं सदी में श्रीनिवास रामानुजम पैदा हुए थे गणितज्ञ के रूप में। कहीं इसको बहुत ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। अब बढ़ते हैं हम अगले सवालों की तरफ। यहाँ देखिए, कह रहा है किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 वर्ग मीटर है, लंबाई इसकी चौड़ाई की दोगुनी है, यदि कमरे की चौड़ाई 11 मीटर है तो उसकी छत का क्षेत्रफल होगा। तो ऊंचाई सब में हो जाएंगी, तो दो चौड़ाई में मान लीजिए 11x 11x 22x हो गया, और वो लंबाई थी दोगुना यानी कि 22x 22x, सबको जोड़ेंगे तो उस स्थिति में 66x हो जाता है, और 66x बराबर 660। तो उस स्थिति में x बराबर 10 हुआ, यानी कि 1x थी चौड़ाई और 2x थी लंबाई। तो यानी 10 और 20 लंबाई चौड़ाई हो गई, तो इनका क्षेत्रफल उसी दीवार के बराबर छत का भी क्षेत्रफल होगा, तो 20 दहा में 200, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। यदि a/3b/4 और c/7 इक्वल हैं तो a + b + c/c का मान यदि आप निकालेंगे तो आपको 2 प्राप्त होगा। अब बढ़ते हैं हम अगले सवालों की तरफ। सवाल नंबर 112। आइए, कह रहा कि यदि 5 जनवरी 1991 को शनिवार था तो 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो ऐसी स्थिति में आप 5 जनवरी को यदि आते हैं इधर, आप जानते हैं सामान्य स्थिति में एक साल में एक दिन की बढ़ोतरी होती है सप्ताह के दिनों में, तो जो अगर वह शनिवार था तो 5 जनवरी 1992 को रविवार हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में एक दिन बढ़कर 3 मार्च को जब आप निकालेंगे तो आपको मंगलवार मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसे हल करने पर आपको जो सही जवाब है वो 11/64 मिलेगा। अब आइए, एक त्रिभुज की रचना करने के लिए संभव भुजाएं होनी चाहिए। तो त्रिभुज की रचना करने के लिए सीधे तौर पर यह जान जाइए कि दो भुजाओं का योग हमेशा दो छोटी भुजाओं का योग हमेशा तीसरी बड़ी वाली भुजा से ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं या बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में 3.5 9.2 और 5.3 दोनों छोटी वाली को मिलाएंगे तो इससे भी छोटा हो रहा है, तो उस स्थिति में त्रिभुज नहीं बन सकता।
6 3 3 6 इसके बराबर हो रहा है, यह भी नहीं बनेगा। अब यहाँ देखते हैं कि 4.6 5.9 6.3, तो इस स्थिति में यही ऑप्शन आपका सही है तीसरे नंबर का, बाकी कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। अब चलते हैं अगले सवालों की तरफ। 115 नंबर √3 क्यूब रूट 4 और 4th रूट 5 को आरोही क्रम में सजाएंगे। तो आरोही क्रम में सजाने का मतलब कि छोटी से बड़े की तरफ। तो ऐसी स्थिति में 4th रूट 5 पहले आएगा, फिर 3rd रूट 4 और फिर उसके बाद √3, यानी कि ये आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। ये ऑप्शन नंबर 4 आपको सही मिलेगा ये। अब बढ़िए अगले सवालों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 116, यदि आरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों को दोनों छोरों से प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होते हैं? तो माध्य और बहुलक प्रभावित होते हैं। याद रखिए आपका ये चौथा ऑप्शन सही होगा, माध्य और बहुलक। 5 सेंटीमीटर बाजू वाले घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है। यदि वे 1 सेंटीमीटर वाले घनों में काटा जाता है तो 1 सेंटीमीटर वाले कितने घनों में केवल एक ही फलक पर रंग होगा? तो आप किनारे से जब काटेंगे फलकों को तो एक इधर से एक इधर से एक इधर से एक इधर से, तो उस स्थिति में ये 5 में से 2 कट जाएंगे, यानी कि 3 दोनों तरफ से बचेंगे, 3 तिली के 9, और कुल फलकों की संख्या 6 है। तो एक ही फलक रंगी हुई जब मिलेगी तो प्रत्येक फलक की तरफ एक हिस्सा रंगा हुआ मिलेगा 9 का, यानी कि 9 छक्के 54 फलकें मिलेंगी। यह आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। पंचभुज के अंतःकोणों का एक फल हमेशा होता है सीधे तौर पर 5 दूना के 10 समकोण में से 4 समकोण घटा दीजिए, 6 समकोण, 6 9 54, यानी कि 540 अंश। एक खंभे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। जब धंसे हुए 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया गया कि 8 मीटर का खंभा अभी भी कीचड़ में था। अब ध्यान दीजिए 3 हिस्से में से एक हिस्सा बाहर निकाल लिया गया, यानी 2 हिस्सा बचा तो 8 मीटर, 2 हिस्सा बचा तो 8 मीटर, और यदि 3 हिस्सा उसमें रहा होता तो 12 मीटर था, यानी कि 7 हिस्से में से 4 हिस्सा 12 मीटर बनता है, यानी कि एक हिस्सा बराबर 3, तो 7 हिस्सा बराबर 21 मीटर, यानी कि आपका दूसरा ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ जो 120 नंबर का है। ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, सी और ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो ए अकेले उसी काम को करेगा। तो अलग अलग ऑप्शन बनाएंगे। ए बी और ए बी के एक दिन का मान 1/12 दिन, 1/12 दिन और 1/12 भाग, और बी सी का 1/15 भाग, और सी ए का 1/20 भाग। और जो अगर हम तीनों को जोड़ते हैं तो उस स्थिति में 2a + b + c बराबर, इन सब का योग निकालने पर आपको काम के दिनों की संख्या प्राप्त होगी, और उस स्थिति में यह 30 दिन आपको जवाब के रूप में मिलेगा, यानी कि इसका चौथा ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार आपके ये गणित के सभी सवाल हल हुए। अब हम बढ़ते हैं पर्यावरणीय अध्ययन पर। तो अब यहाँ ध्यान रखिए WWF से आशय है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। चौथा जवाब इसका सही है। फूलों की घाटी अवस्थित है उत्तराखंड में। भारत में निम्नलिखित में कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन संबंधित है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसका काम करता है। अब आगे बढ़िए। कोटोपाक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है, यह एंड्रीज में अवस्थित है। अब अगले सवालों की तरफ बढ़िए। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, कह रहा है कि तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है तो उसे ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो सर्वाधिक जैव विविधता शांत घाटी में पाई जाती है। तो अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 127 नंबर, एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है? तो एलपीजी के संदर्भ में सबसे झूठी चीज ये है कि मीथेन उत्सर्जन करने वाली चीज है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है, याद रखिए।
अब पारिस्थितिकी तंत्र के घटक उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक ये तीनों हैं। मकर रेखा 23.5 अंश साउथ दक्षिण की चर्चा होती है। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले डॉक्टर एजी ट्रांसले ने किया था, इसमें कोई शंका नहीं। अब बढ़िए आगे की तरफ। ये हैं आपके सवाल। ध्रुव तारा कहा जाता है, तो ध्रुव तारा उत्तर में मौजूद होता है। खासतौर से शादी विवाह में बैठे हो तो पंडित जी दिखाते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था सन 1972 में। 72 में कि 73 में? 73 में, याद रखिए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। अब आगे चलिए, अगला सवाल है आपका 134 नंबर का। कह रहा है कि लखनऊ समझौता 1916 में किन दो के मध्य हुआ था? तो ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था समझौता, याद रखिए। इसलिए दूसरा ऑप्शन सही है। जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है? तो यह गुजरात में है। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है, तो यह शाकाहारी होता है। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है, तो यह क्षोभ मंडल है, याद रखिए। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था, तो यह 11 दिसंबर 2002 में पारित किया गया था, इसलिए ऑप्शन 3 सही है। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक होती है? तो इसे शिफ्टिंग खेती कहते हैं। शिफ्टिंग खेती अर्थात एक ही जगह पर एक ही फसल बार बार न बोना, अर्थात फसलों को शिफ्ट करते रहने की स्थिति, ये पर्यावरणीय दृष्टि से अच्छी होती है। अब बढ़ते हैं हम अगले सवालों की तरफ। सवाल नंबर 140 के आगे कह रहा है कि अम्लीय वर्षा संबंधित है, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड से संबंधित है। कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है, तो ये प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन का कार्य करता है। संबंधित सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया था? तो ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, याद रखिए। अब बढ़ते हैं हम अगले सवालों की तरफ। तो ये है आपका अगला सवाल 143 नंबर का। बायो मैग्निफिकेशन है, तो ये है आपका समय के साथ, बायो मैग्निफिकेशन समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता को दर्शाने वाली चीज है, तो ये दूसरा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल के अजैविक घटक नहीं हैं? तो अजैविक घटक नहीं है, तो अजैविक घटक कौन नहीं है? तो ये प्रोटीन। अब ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है, तो ये एम्स्टर्डम में है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय। अब हम बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। तो आइए अब अंतिम चरण में हम जो बचे हुए सवाल हैं उन्हें हल करते हैं। तो ये है सवाल आपका 146 नंबर में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है? तो इसका जवाब है पश्चिम बंगाल में। आर्सेनिक अर्थात कोयले की खदानों से संबंधित है। भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि वहाँ रैन शैडो प्रभाव है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, तो ये सन 1972 ईस्वी में पारित किया गया था। वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? सौर स्थिरांक कहते हैं। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? तो ये हमारे रूस से लिया गया है, USSR कहते हैं उसे। तो ये रहा आपका आपके प्राथमिक स्तर के यूपी टेट के पेपर के 150 सवालों के जवाब, जिसे आप बड़ी आसानी से आराम से
अपने पेपर को मिला सकते हैं। जो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें, चाहे साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।